बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस। अबाउट द फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस। इसमें नॉर्म स्पेसेस जब फाइनाइट होती हैं और इनफाइनाइट होती हैं, दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल के व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दे होल्ड, जो कि हम देखेंगे फाइनाइट डायमेंशनल में क्या क्या खूबियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ फाइनाइट की हद तक महदूद हैं। इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पे इस तरह के रिजल्ट्स नहीं हो सकते। कहाँ पे कन्वर्जेंस का इशू है, कहाँ कंप्लीटनेस का इशू है, कहाँ क्लोजनेस का इशू है, कहाँ कम्पैक्टनेस का इशू है। तो हम ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पे किस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो आज हम जो कोर्स आउटलाइन देखेंगे अपने इस हवाले से, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस के हवाले से, तो सबसे पहले हम फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस को स्टडी करेंगे। फिर हम फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस को देखेंगे कि सब स्पेसेस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होल्ड करती हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट, द इक्विवेलेंट नॉर्म्स, कि नॉर्म स्पेसेस किस तरह के इक्विवेलेंट होते हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के अंदर, और फिर हम कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो इस सिलसिले में हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस। अब क्वेश्चन कुछ इंपोज होते हैं हमारे पास कि आर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस सिमिलर देन फाइनाइट डायमेंशनल वंस। क्या फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस सिमिलर हैं या सिंपलर हैं? इन व्हाट एस्पेक्ट्स, किस किस तरह से हम देख सकते हैं? दीज क्वेश्चंस आर रादर नेचुरल। दे आर इम्पॉर्टेंट सिंस फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस एंड subspaces plays an important role in various consideration. For instance, in approximation theory और in spectral theory ये बहुत important role play करते हैं। जब हम एक स्पेस से दूसरी स्पेस पर मैप लेकर जाते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हों। Quite a number of interesting things can be said in this consideration. अब इन कनेक्शंस में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। Hence it is worthwhile to collect some relevant facts for their own sake and as tools for our further work. हम कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो हैं उनको ड्राइव करेंगे अभी। A source for results of the desired type is the following lemma. एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है जो हमें फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और वेरी रफली स्पीकिंग इट स्टेट्स दैट इन द केस ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स वी कैन नॉट फाइंड अ लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इन्वॉल्व्स लार्ज स्केलर्स बट रिप्रेजेंट अ स्मॉल वेक्टर। स्मॉल वेक्टर्स के केस में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में, बट इन अ लार्ज वेक्टर्स में हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते इस लीनियर कॉम्बिनेशन को। तो उस सिलसिले में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेमा को कंसिडर करते हैं, लेमा रिगार्डिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन। लेट x1 x2 अप टू xn बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए नॉर्म स्पेस x ऑफ एनी डायमेंशन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x1 x2 एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब होता है कि जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लें तो उसमें जितने भी स्केलर हैं दे आल इक्वल टू 0 एंड इट्स ओनली अ चॉइस, कि आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें α1 x1 प्लस α2 x2 इक्वल टू प्लस अप टू सो ऑन αn xn इक्वल टू 0 है, जिसमें तमाम अल्फा इज इक्वल टू 0 हैं। तो हमारे पास देन देयर इज अ नंबर c strictly greater than 0 such that for every choice of scalars α1 α2 up to so on we have the norm of α1 x1 plus α2 x2 plus up to so on αn xn is greater than or equal to the c times the
absolute value of alpha 1 plus absolute value of alpha 2 plus up to so on plus absolute value of alpha n, where c is some positive real number. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है लीनियर कॉम्बिनेशन वाइज कि आपके पास अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की कलेक्शन है तो उसके लिए एक आपके पास जरूर सी पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा जिसमें प्रॉपर्टी नंबर ए है ये सेटिस्फाई होगी जिसके लिए. अब हम प्रूफ अगर देखें इसका, हम इसकी स्टेटमेंट जो है उसको बार बार यूज करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास द नॉर्म ऑफ अल्फा 1 x1 प्लस द नॉर्म ऑफ प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n xn, ये जो आपके पास फाइनाइट कलेक्शन है इसका नाम लें तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द सी टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस मॉड ऑफ अल्फा n. अगर वी से दैट के आपके पास s एग्जिस्ट करता है सम, वी राइट के s इक्वल टू द मॉड ऑफ अल्फा 1 प्लस द मॉड ऑफ अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस द मॉड ऑफ अल्फा n, कि हमारे पास ये फाइनाइट सम s है. अगर तो ये s 0 है तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो डायरेक्टली फॉलो हो जाती है क्योंकि नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू द 0 होता है. क्योंकि फॉर एनी नॉन जीरो c कोई भी पॉजिटिव नंबर है, हम c को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट्स गिव्स अस द वैल्यू 0. देन 1 इज इक्वल टू द इनइक्वालिटी व्हिच ऑब्टेन्स फ्रॉम 1 बाय डिवाइडिंग. अब हम क्या कहते हैं, लेट s इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, कि हमारे पास अल्फा 1 मॉड प्लस अल्फा 2 मॉड प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फा n मॉड जो है ये एक नंबर s है जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है. देन नंबर 1 इक्वेशन इज इक्विवेलेंट बाय इन्वॉल्विंग s. अगर आप यहाँ पे s इन्वॉल्व कर लें तो हम कह सकते हैं कि द नॉर्म ऑफ अल्फा 1 x1 प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन नॉर्म ऑफ प्लस अल्फा n xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू द c टाइम्स s हो जाएगा. हमारे पास यहाँ पे s आपको मिल गया. तो इस इक्वेशन के साथ अगर चूंकि s ग्रेटर देन 0 है, अगर हम s को डिवाइड भी कर दें ऑन बोथ साइड्स तो s डिवाइड करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 ओवर s आ जाएगा, यहाँ से s कैंसिल हो जाता है. और अब s जो है हम उसको अंदर, s चूंकि पॉजिटिव है अब हम s को अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि s पॉजिटिव हो तो s इक्वल टू द s एब्सोल्यूट, और s हर 1 ओवर s हर एक टर्म के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा 1 ओवर s1, इसी तरह अल्फा 2 ओवर s2, हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स हैं वो अल्फा 1 ओवर s1, अल्फा 2 ओवर s2 अप टू सो ऑन अल्फा n ओवर s1 आपके पास आ जाएगा. तो हमारे पास हर s की चॉइस के लिए एक बीटा मिल जाएगा हमें, यानी कि बीटा जेज, वेयर बीटा j इज इक्वल टू द अल्फा j ओवर s. यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. और आप देख सकते हैं कि इस केस में ना हमारे पास जो होगा हर बीटा आइज का एब्सोल्यूट सम वो इक्वल टू होगा 1 के. वो इस वजह से क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 आपके पास बीटाज में मौजूद है, अल्फा 1 ओवर s1 प्लस इसी तरह सारे एलिमेंट्स जो है मौजूद हैं. अगर हम सबको सम करते हैं और फिर उसका मॉड लेते हैं तो हमारे पास ऊपर भी मॉड आ जाएगा, अल्फा 1 मॉड प्लस अल्फा 2 मॉड प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय हर एक जगह आपके पास मॉड ऑफ s होगा. और मॉड ऑफ s क्या है, दैट इज इक्वल टू द अगेन एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा 1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा 2 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा n. तो वो जो अल्फा n है वो अल्फा n से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे जो बन जाएगा सम वो इक्वल टू 1 आ जाएगा. नाउ सपोज दैट दिस कंडीशन इज फॉल्स, कि हमारे पास कोई c ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसके लिए नॉन जीरो c एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके लिए आपके पास ना ये क्वेश्चन नंबर 2 होल्ड करती हो कि द नॉर्म ऑफ बीटा 1 x1 प्लस नॉर्म ऑफ बीटा 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस नॉर्म ऑफ बीटा n xn विल ग्रेटर देन इक्वल टू द c. अगर ये फॉल्स है तो इसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस yn ऑफ वेक्टर्स, के एक वेक्टर्स की एक ऐसी कलेक्शन हमारे पास जरूर होगी जो कि ym इज डिफाइंड एज कि y1 m x1 प्लस y2 बीटा 1 m x1 प्लस
बीटा 2m x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस बीटा n m x n। ये सीक्वेंस ऐसा होगा सच दैट कि इसका अगर आप नॉर्म लें, नॉर्म ऑफ वाई एन, वो किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर ये रिजल्ट हमेशा होल्ड नहीं करता तो इसका मतलब है एक ऐसी हमारे पास कलेक्शन है एक्स आईज की जिसके लिए ये जो सम है वो जीरो को कन्वर्ज करे। इसका सीक्वेंस हमें वो कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई भी ऐसा सीक्वेंस हमें सपोज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, ये हमेशा होल्ड नहीं करता। कोई एक ऐसी फॉर्म है जिसके लिए ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और वो टर्म जीरो है, तो चूंकि हमारे पास कंट्रोडक्शन आ जाएगी क्योंकि हम जीरो से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी को ले रहे हैं, सी इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, देन हाउ इट्स अ कंट्रोडक्शन। तो हम काउंटर एग्जांपल से रिजल्ट को प्रूव करने जा रहे हैं हमने, जिसमें वाई एन इस तरह से डिफाइन किया। बीटा एन आपके पास जो है वो टर्म है बीटा जे ऑफ अल्फा जे ओवर एस फॉर्म में, और एस हमने क्या लिया हुआ है, एस इज दिस सम अल्फा 1 mod plus alpha 2 mod plus up to so on plus mod of alpha n. Now the reason as follows कि since हमारे पास summation of absolute of jm equal to 1 है, हर जो बीटाज का जितने भी बीटा हैं सबका सम करें तो आंसर हमारे पास 1 आता है। सो वी हैव कि इसका इंडिविजुअल अब तमाम जे के लिए सम अगर इक्वल टू 1 है तो आप सम हटा दें, हर इंडिविजुअल टर्म के लिए इसका सम जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा। यानी कि जाहिर है सबका सम अगर 1 है, पॉजिटिव भी हैं, तो अगर आप बाकी सारी जीरो हैं तो एक टर्म ऐसी होगी जो 1 की इक्वल है, या ऐसा भी हो सकता है कि सारी टर्म्स का सम जो इंडिविजुअल सारी टर्म्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इक्वल टू 1 बनाने में, तो आपके पास जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं दे आर स्ट्रिक्टली लेस देन द 1। हेंस फॉर ईच फिक्स्ड जे द सीक्वेंस बीटा जे एम is as defined as कि बीटा J1, बीटा J2 up to so on, ये हमारे पास एक बीटा J एक is a bounded sequence, ये हमारे पास bounded sequence बन जाएगा क्योंकि आपके पास देखें हर एक का एब्सोल्यूट सम लेते हैं वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि इसकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो बाउंडेड बाय 1 हैं, -1 और 1 के दरमियान इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज हैं। और ये बीटास है भी क्या, दे आर द रियल नंबर्स, क्योंकि सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज भी हैं, और वैसे भी हम वहां पे अपनी चॉइस देखें तो अल्फा जो है वो क्या है, स्केलर्स हैं ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम यहाँ पे रियल नंबर अगर अज्यूम कर रहे हैं तो वो आप जब उसके नीचे उनका सम एस डिवाइड करते हैं जो नॉन जीरो है, तो आपके पास अगेन यू गेट द रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स की आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंटली बाय द बेल्जानो-वीस्ट्रॉस थ्योरम ऑफ कैलकुलस B1m हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि हर बाउंडेड सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करती है। तो आप लेट करते हैं B1 डिनोट द लिमिट दैट ऑफ दैट सब सीक्वेंस, और इस तरह लेट हम Y1 के करस्पॉन्डिंग एक Ym डिफाइन कर लेते हैं विच डिनोट द करस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस ऑफ Ym, कि चूंकि हर सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है, हर बाउंडेड सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है, यानी कि चाहे वो कांस्टेंट है वट एवर दे हैव। तो आपके पास इससे क्या होगा कि हर y के अंदर आप एक करस्पॉन्डिंग Y1m डिफाइन कर लेते हैं जो कि जिसकी कोई ना कोई लिमिट है, फॉर विच द करस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स बीटा 2m कन्वर्जेस, लेट बीटा 2 डिनोट द लिमिट। अब यानी कि हम कहते हैं बीटा 2m जो है वो कन्वर्ज करता है, उसकी करस्पॉन्डिंग हमें सब सीक्वेंस मिलती है तो वो बीटा 2 को कन्वर्ज करता है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, यानी कि बीटा 1m जो है वो बीटा 1 को कन्वर्ज करता है, बीटा 2m बीटा 2 को कन्वर्ज करता है। ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो चूंकि रियल नंबर्स की स्पेस कंप्लीट भी होती है, हमें हर एक के करस्पॉन्डिंग नंबर्स मिलते जाते हैं जो कि कन्वर्ज करते हैं। तो इस तरह हम एक नई सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं, एक सब सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं y ऑफ nm, जिसकी टर्म्स क्या हैं, yn1 yn2 अप टू सो ऑन ऑफ ये सीक्वेंस ym की हम एक सब सीक्वेंस ले लेते हैं ym में दोज टर्म्स आर ऑफ द फॉर्म, इसकी टर्म्स हमारे पास एक खास फॉर्म में होंगी जो कि ये है ynm इज इक्वल टू द समेशन j इक्वल टू 1 to n gamma j m xj। और यहां पर भी हमारे पास क्या है कि gamma j का आप अगर फाइनाइट सम लें j इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ gamma j m, तो वो 1 की इक्वल है। हमने एक नई सीक्वेंस डिफाइन यहां से कर ली,
अब आपके पास विद स्केलर्स गैमा जे एम जिनका सम जो है 1 के इक्वल है, सेटिस्फाइंग के गैमा जे एम जो है वो बीटा जे को कन्वर्ट कर रहे हैं। हर गैमा जे जो 1 है, गैमा 1 एम जो है वो बीटा 1 को कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह हर जे के लिए ये बीटा जे को कन्वर्ट करते हैं वेन एवर एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। हिंस एज एम टेंड्स टू इन्फिनिटी वी हैव कि आपके पास वाई एन एम कन्वर्जेस टू सम वाई, ये किसी y को कन्वर्ज करेगा और वो y किस तरह का होगा, जिसमें j इक्वल टू 1 to n होगा, बीटा j एक्स जे फॉर्म का। यानी कि ये आपको एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी जो इस पॉइंट को कन्वर्ज करती है, वेयर जिसमें अगेन आपके पास बीटा जेस जो हैं इनका सम 1 की इक्वल है। सो दैट नॉट ऑल बी जेस कैन बी जीरो। इसका मतलब ये है कि आपके पास तमाम बी जे हैं वो जीरो नहीं हो सकते। और सिंस x1, x2, xn दे ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, सो दस वी हैव y इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये y नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि अगर तो आपका y जीरो है और ये सारे x लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उस केस में तमाम बीटा मस्ट भी आपके पास क्या होंगे, जीरो होने चाहिए। सिर्फ एक ही चॉइस होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कि तमाम जो स्केलर हैं वो जीरो हों। तो ये हमें बताती है कि आपका y जो है इट मस्ट बी नॉन जीरो। लेकिन हम अगर अपनी कंडीशन में देखें, ये y n m जो है वो y को कन्वर्ज करता है और y है कि आपके पास लिमिट है इस तरह की एक सब सीक्वेंस की। और अब हमने यहाँ पे देख लिया कि फॉर द लीनियरली इंडिपेंडेंटनेस हमारे पास तमाम जो ये सम है ये नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि y आपका नॉन जीरो है। लेकिन कंडीशन में देखें तो आपका ये सीक्वेंस जो है वो y को कन्वर्ज करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा y हमें मिल गया जो कि नॉन जीरो है इसकी सब सीक्वेंस के लिए। तो वो हमें क्या कंक्लूड कराता है कि ऑन द अदर हैंड y n m गोज टू y इंप्लाइज के y n m कन्वर्जेस टू y नॉर्म। ये प्रॉपर्टी क्यों है? हमें पता है कि नॉर्म जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब भी कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है तो सीक्वेंस का नॉर्म भी उसी पॉइंट के नॉर्म को कन्वर्ज करता है बाय द कंटिन्यूटी ऑफ द नॉर्म। एंड सिंस वी हैव y n m कन्वर्जेस टू जीरो, हमने अज्यूम क्या किया था कि हमारा ये सीक्वेंस जो है ना वो जीरो को कन्वर्ज करता है और हिंस y नॉर्म इक्वल टू जीरो। सो बाय किसी भी वैल्यू का नॉर्म जीरो होता है तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी 2 है एंड ओनली इफ दिस y इक्वल टू द जीरो व्हिच कंट्राडिक्ट्स दैट कि y इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन देखी थी कि y आपका लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। एंड हिंस द प्रूफ ऑफ लेमा कंक्लूड। हमने कंट्रोडक्शन से इसका प्रूफ देख लिया, यानी कि आपके पास हर c के लिए एक ऐसी चॉइस जरूर आपके पास होगी, यानी कि एक c जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि छोटा होगा इस नॉर्म वैल्यू से, जिसमें बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन बीटा n xn इन्वॉल्व है। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में क्या है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हम कलेक्शन लेते हैं नॉर्म स्पेस के अंदर तो हमारे पास एक सी लाजमी एग्जिस्ट करता है कि फॉर एनी चॉइस ऑफ स्केलर्स, आप अल्फा 1 अल्फा 2 कोई भी चॉइस ले लें, उसके लिए द नॉर्म ऑफ अल्फा 1 x1 प्लस द नॉर्म ऑफ अल्फा 2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फा n xn norm will always greater than equal to the c times absolute of alpha 1 plus absolute of alpha 2 plus up to so on plus absolute of alpha n। ये प्रॉपर्टी हमेशा हमारे पास होल्ड करती है। अब हम इसमें फर्दर देखते हैं एज अ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस लेमा लेट अस प्रूव द फॉलोइंग बेसिक थ्योरम। completeness, every finite dimensional subspace y of a norm space x is complete। ये यहाँ का finite dimensional space का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है जो आपसे को ये बताता है कि हर finite dimensional subspace y जो है किसी भी नॉर्म स्पेस की वो हमेशा कंप्लीट होती है। अब आप देखें, हमने कहा इससे पहले Rn कंप्लीट है, स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस कंप्लीट है, R3 कंप्लीट है, R कंप्लीट है, ये सारी की सारी। और अगर आप उसकी कोई भी सब स्पेस लेते हैं नॉर्म स्पेस के अंदर तो आपके पास वो सारे भी कंप्लीट होंगी। ये थ्योरम हमें इस चीज की गारंटी देता है।
Also in particular, every finite dimensional norm space is complete. ये थ्योरम हमें बताता है Rn भी कंप्लीट है, Cn कंप्लीट है, जिस स्पेस की डायमेंशन n है वो कंप्लीट है. स्पेस ऑफ आप ले लें मैट्रिक्स जिसकी डायमेंशन क्या होती है m क्रॉस n, यानी कि m क्रॉस n मैट्रिसेस की डायमेंशन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डायमेंशन m मल्टीप्लाई विद n होती है, वो भी फाइनाइट नंबर है, वो भी कंप्लीट है. आप कोई भी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस स्पेस में लेते हैं तो वो उसके अंदर ही कन्वर्ज करता है. तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में ये रिजल्ट होल्ड करता है. और ये इंपॉर्टेंट बात ऐसी है जो इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में होल्ड नहीं करती. इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में हर सब स्पेस नॉर्म स्पेस की कंप्लीट नहीं होती, इसी तरह हर इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जो है वो कंप्लीट नहीं होती. हम बहुत सारी एग्जांपल देख चुके हैं. C01 स्पेस के अंदर आपने एक स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन की थी, हम वो भी देख चुके हैं, वो कंप्लीट नहीं है. अगर हम इसके प्रूफ की तरफ आए, वी कंसिडर एन आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस yn in y. हम कोई भी आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस ले लें ym y के अंदर एंड शो दैट कि इट इज कन्वर्जेंट इन y, कि वो कॉची सीक्वेंस इस स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज करता है. तो इससे क्या शो हो जाएगा कि आपका हर कॉची सीक्वेंस उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे तो वो स्पेस कंप्लीट होती है. इसका मतलब ये क्या है, ये होता है कि हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जो है वो बनाक स्पेस है, हर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस जो है वो कंप्लीट है, यानी कि वो बनाक स्पेस है. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, द लिमिट ऑफ, हम एक कहते हैं कि ym जो है उसकी कोई लिमिट है y, और हम सिर्फ इतना ही शो कर दें कि y जो है yn इस y को कन्वर्ज करता है. लेट करते हैं कि हमारे पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो इसकी डायमेंशन कोई फाइनाइट नंबर होगा. सपोज कि इसकी डायमेंशन हमारे पास n है, और e1 e2 अप टू en बी एनी बेसिस फॉर y. ये y की बेसिस हैं कि y का हर एलिमेंट इन बेसिस से जनरेट होता है. ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होती हैं बेसिस हमेशा, और इनकी तादाद भी इतनी होती है जितनी की डायमेंशन है. आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही होते हैं जितनी की आपके पास स्पेस की डायमेंशन है. डायमेंशन n है तो n एलिमेंट्स हैं, और ये पूरी स्पेस को स्पैन भी करती हैं कि आपके पास Rn है तो Rn के हर एलिमेंट को e1 e2 अप टू en जो है वो जनरेट करती हैं, ड्राइव करती हैं. देन ईच ym हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म. अब जो कि बेसिस होती हैं, हर बेसिस के साथ हमने देखा कि एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है कि हमारे पास जो भी स्केलर्स हैं α1 α2 αn, वो सारे के सारे सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करते हैं हर टर्म के लिए. तो ym के लिए एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगी, ym इज द α1m e1 प्लस α2m e2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस αn टॉप m en. ये हमारे पास yn की एक रिप्रेजेंटेशन है. हमने ये शो करना है कि y आपका कॉची सीक्वेंस जो है ना इसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करता है. अब ये सीक्वेंस हमारे पास कॉची है, e1 e2 हमारे पास बेसिस हैं इस डायमेंशन, इस y की, स्पेस y की. सिंस y कॉची है तो कॉची की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज अ नेचुरल नंबर n सच दैट के द नॉर्म ऑफ ym minus yr is less than epsilon whenever m and n are strictly greater than n. ये डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कॉशीनेस इन नॉर्म. फॉर दिस एंड बाय द लेमा, अभी जो हमने लेमा देखा कि हम हर एक की यूनिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हर स्केलर के लिए एक c एग्जिस्ट करेगा आपके पास. वी हैव सम c strictly greater than 0 such that के the norm of this summation will always greater than the c times summation of absolute values. यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉशीनेस हमें कहती है कि एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन होगा आपके पास द नॉर्म ऑफ ym माइनस yr. और ये किसकी इक्वल है, आपके पास कॉशी सीक्वेंस है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस ही जो हमने यहाँ पे इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन देखी थी विद द हेल्प ऑफ इट्स बेसिस. वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज द नॉर्म ऑफ समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 टू n अल्फा jm माइनस अल्फा jr ej.
यानी कि ई जे दोनों से मल्टीप्लाई है, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सम जो है ई जे सब में कॉमन है, तो ई जे आप जो जिन टर्म में कॉमन है आप उसको साइड पे ले सकते हैं, तो हमारे पास ये समेशन आ जाती है। और अब समेशन पर अगर हम अपना लेमा डिफाइन करें कि इस हर लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आपके पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट जो कि बेसिस का सेट है उसके लिए आपके पास एक सी पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। तो वो जो सी पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है वो ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है उसके लिए कि दैट इज लेस देन इक्वल टू द सी टाइम्स समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा जे एम माइनस अल्फा जे आर। अब यहां पर भी आप हर एक टर्म को लेकर देखें तो बाकी जो सिमिलर टर्म्स हैं उनका सम आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। हमने सिंपल ये किया कि इसके ऊपर लेमा अप्लाई कर दिया जो अभी हमने पीछे लेमा प्रूव किया था। और दिस थिंग इज होल्ड वेयर m and n are strictly greater than the natural number n, जो कि कॉशी की डेफिनेशन है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि आपका एप्सिलॉन जो है is strictly greater than the c times this summation j equal to 1 to n absolute of alpha j m minus alpha j r। c हमारे पास क्या है, इट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर को अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, c को डिवाइड कर दें ऑन डिवीजन ऑफ c, दिस गिव्स अस, और कि आपके पास जो एप्सिलॉन ओवर c है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा जे एम माइनस अल्फा जे आर। तो अब आपके पास यानी कि एप्सिलॉन बाय j से लेस देन क्या है, समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा जे एम माइनस एब्सोल्यूट माइनस अल्फा जे आर। अब ये अल्फा जो एब्सोल्यूट है ये पॉजिटिव टर्म का सम आपको मिल रहा है यहाँ पे, समेशन ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स, क्यों है कि एब्सोल्यूट की हर टर्म पॉजिटिव है। तो व्हाट अबाउट फॉर ओनली j, अब j केस ले रहे हैं, फॉर आर्बिट्रेरी j के लिए क्या होगा, यू हैव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा जे m minus alpha j r that is less than equal to the summation from j equal to 1 to n absolute value of alpha j m minus alpha j r and which is strictly less than the epsilon by c। एप्सिलॉन क्या है, arbitrary positive, और अल्फा j क्या है, आपके पास एक सीक्वेंस है अल्फा, आपके पास अल्फा m माइनस अल्फा r। अब ये आपको स्केलर्स हैं जो एप्सिलॉन बाय c से लेस हैं, और स्केलर्स भी कहाँ के हैं, स्पेस ऑफ रियल नंबर्स के। और r आपके पास क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि r इज कंप्लीट, आर एन इज कंप्लीट। तो इट्स अ स्पेस ऑफ कॉशी, ये आपके पास ना कॉशी सीक्वेंस आपको मिल रही है। इट्स मीन के आपके पास अल्फा जे एम इज अ कॉशी सीक्वेंस इन r, और r चूंकि कंप्लीट है तो अल्फा जे जो है ना, अल्फा जे एम ये लाजमी किसी अल्फा जे को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हमारे पास बाय द कंप्लीटनेस ऑफ r, यानी कि दिस शोज दैट द ईच ऑफ द सीक्वेंस अल्फा जे एम, हमें ये टर्म मिल रही है इज अ कॉशी इन r और c। जो भी आप इसमें r और c लेते हैं, वट एवर द फील्ड आप r हो सकती है, c हो सकती है, किसके करस्पॉन्डिंग आपके पास ये सीक्वेंस मिल गया। हिंस इट इज कन्वर्जेंस। व्हाई इट इज कन्वर्जेंस, बिकॉज r इज कंप्लीट, c इज कंप्लीट, तो हर कॉशी सीक्वेंस इन स्पेसेस में कन्वर्ज करता है। इस वजह से ये आपके पास कोई आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस है तो डेफिनेटली ये भी कन्वर्ज करेगा। लेट अल्फा जे डिनोट द लिमिट, हम कहते हैं इस अल्फा जे एम की लिमिट जो है ना वो अल्फा जे है। यूजिंग दीज एन लिमिट्स, अब हम इन एन लिमिट्स को यूज करें तो आपके पास क्या होगा, पहला अल्फा जे वन जो है वो अल्फा वन को कन्वर्ज करेगा, अल्फा जे टू जो है वो अल्फा जो टू है टू जो है वो अल्फा टू को कन्वर्ज करेगा। इसी तरह आपके पास हर एक अल्फा एन टू जो है वो अल्फा एन को कन्वर्ज करेगा। तो हम इन सब के सम से भी एक एलिमेंट y डिफाइन कर लेते हैं। वो क्यों, क्योंकि आपके पास y यानी कि आर एन का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में डिफाइन हो सकता है। इसी तरह आपके पास E1 E2 जो है वो क्या है, बेसिस हैं। तो बेसिस जो होती हैं वो इस नॉर्म स्पेस का हर एलिमेंट एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है कि उसके लिए जरूर आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n एग्जिस्ट करेंगे कि y जो है वो आपके पास इस फॉर्म में होगा। क्लियरली y बिलोंग्स टू द y, ये आपके पास एक अगेन फाइनाइट सम आपको मिल गया।
तो y आपका y को बिलोंग करता है। फर्दर मोर कि क्या वो जो कॉशी सीक्वेंस हमने yn लिया वो इस y को कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। अब ym माइनस y का को अगर इसका नॉर्म देखें तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n अल्फा j m माइनस अल्फा j e j टाइम्स ई जे, क्योंकि y आपके पास इस फॉर्म में है, ym वही सीक्वेंस है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि आपके पास ym जो है वो अल्फा 1m e1 अल्फा 2m e2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फा n पावर m e n की इक्वल है। m इसकी सिर्फ नोटेशन है, तो आप इसको लिखते हैं तो आपके पास ई जे जिन जिन टर्म में कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गई। और हमें पता है कि जब हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं नॉर्म की, तो दिस विल गिव्स अस कि आपके पास क्या हो जाएगा कि दैट इज लेस देन इक्वल टू द समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n, देन आपके पास आ जाएगा अल्फा j m माइनस ई जे टाइम्स ई जे का इंटरनल नॉर्म आ जाएगा। और फिर हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, यस बाय कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अगर आप देखें कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अप्लाई कर लें दूसरे, तो भी आपके पास यही रिजल्ट आ जाता है, दैट इज लेस देन द नॉर्म ऑफ फर्स्ट इनटू द नॉर्म ऑफ सेकंड। और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या अप्लाई किया है, n3 नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है कि आपके पास यहाँ पे जो भी टर्म है समेशन बाहर हमारे पास है फॉर इंस्टेंस के, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आपके पास किस तरह से इनइक्वालिटी डिफाइन होती है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास है क्या कि समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n, और ये आपके पास ये वाली चीज जो है, ये वाली टर्म हम कह सकते हैं दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ अल्फा j m माइनस अल्फा j, साथ आपके पास ई जे है विथ ई जे, ये आपके पास है। और अल्फा j m माइनस अल्फा j ये क्या है, दीज आर द स्केलर्स। अब स्केलर में अगर आप m प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, प्रॉपर्टी अप्लाई करें, किसकी प्रॉपर्टी, m द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म n3 जो कि हमें बताती है द नॉर्म ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू द मॉड ऑफ अल्फा टाइम्स x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल गिव्स अस समेशन बाहर ही रहेगा j इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा j m माइनस द अल्फा j इसका एब्सोल्यूट टाइम्स द नॉर्म ऑफ e j, ये हमारे पास आ जाएगा जो कि ये वाली इक्वेशन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका ये सीक्वेंस अल्फा जे एम जो है वो अल्फा जे को कन्वर्ज करता है। ये हमने कॉशी सीक्वेंस लिया और ये कन्वर्ज करता है क्योंकि ये किसका सीक्वेंस है आर में या सी में, तो आर और सी दोनों कंप्लीट हैं, तो हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। हमने कहा था कि वी डिनोट इट्स लिमिट अल्फा जे, तो जब ये अल्फा जे को कन्वर्ज करेगा व्हेन एवर वी टेक्स n टेंड टू इन्फिनिटी, तो उससे क्या हमारे पास हो जाएगा, व्हेन एवर वी टेक लिमिट m tends to infinity, we conclude that the right hand side goes to the zero, and it's mean the left hand side is always approaches to zero, क्योंकि ये less than equal to the zero है, तो it's mean कि ये कभी ये goes to zero हो जाएगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जीरो की इक्वल हो सकती है। so it's gives us के the norm of ym minus y converges to the zero, और हमने देखा कि ये किसकी डेफिनेशन है, बाय द कंटिन्यूटी वी सेज दैट के आपके पास अगर किसी भी सीक्वेंस xn का नॉर्म लें जीरो को कन्वर्ज करता है, तो इट इज इफ एंड ओनली इफ द xn कन्वर्जेस टू दैट पॉइंट, वो उस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। और हम यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारा जो ym है वो y को कन्वर्ज कर रहा है। अब हमने क्या किया था, सिंस वी टेक एनी आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस इन आवर स्पेस y के अंदर हमने कोई आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस लिया और हमने देखा कि y जो है वो उसी स्पेस में कन्वर्ज करता है, yn जो है ym y को कन्वर्ज कर रहा है, जो दोबारा उसकी रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट है, y के एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन, y में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो दोबारा आपके पास वही रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो सिंस ym इज एन आर्बिट्रेरी सीक्वेंस, हम ये भी कोई भी एक पर्टिकुलर चॉइस के लिए इसको कर रहे हैं, एंड इट इज होल्ड फॉर एवरी दिस काइंड ऑफ सीक्वेंसेस
तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि जब भी कोई किसी आर्बिट्ररी के लिए होल्ड हो जाए तो इसका मतलब है इट होल्ड फॉर एवरी सच काइंड ऑफ टर्म्स। तो y m is Cauchy in the sequence y, this proves that y is complete। तो y आपके पास जो है वो कंप्लीट स्पेस हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी ये y आपके पास सब स्पेस है, हमने यहाँ पर देखा y हमारे पास सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में किसी नॉर्म स्पेस की, तो y हमने देखा कि कंप्लीट है। और तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज बनाक स्पेस। हर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस जो होती है वो बनाक स्पेस होती है, वहां पे हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है। अगर वो है तो उसकी हर सब स्पेस जो है दैट इज आल्सो ए कंप्लीट। हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की जो सब स्पेस होती है नॉर्म स्पेस में वो भी कंप्लीट होती है, वहां पे भी हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। सो इट्स द थिंग्स अबाउट द बनाक स्पेसेस, यानी कि बनाक स्पेस की जो सब स्पेस होती है वो भी बनाक होती है नॉर्म फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस के अंदर। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लोज्डनेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टडी करते हैं। क्लोज्डनेस हम देख चुके हैं कि क्या होता है, जिसमें आप देखते हैं कि कोई भी सेट कब क्लोज होता है जब वो अपने क्लोजर के इक्वल हो। Every finite dimensional subspace Y of a norm space is closed in X। ये एक और खूबसूरत थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस का। ये हमें बताता है कि आप कोई भी सब स्पेस लेते हैं नॉर्म स्पेस में, नॉर्म स्पेस के अंदर कोई सब स्पेस लेते हैं तो वो हमेशा क्लोज होगी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के अंदर। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस Y ऑफ ए नॉर्म स्पेस इज क्लोज्ड। हम ये देख चुके हैं इससे पहले कि किसी भी नॉर्म स्पेस की जो सब स्पेस होती है, अगर नॉर्म स्पेस खुद कंप्लीट है तो उसकी सब स्पेस कंप्लीट होती है फिर ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। और वो पिछला रिजल्ट ये कहता है कि इसकी सब स्पेस जो होती है वो कंप्लीट होती है, और ये रिजल्ट ये कहता है कि वो ना सिर्फ क्लोज होती है बल्कि वो ना सिर्फ कंप्लीट होती है बल्कि वो क्लोज भी होती है हर सब स्पेस। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस इज क्लोज्ड। हर फाइनाइट डायमेंशनल जो है नॉर्म स्पेस वो खुद भी क्लोज होती है, क्योंकि हर स्पेस जो है वो अपनी इटसेल्फ सब स्पेस होती है। जीरो सब स्पेस भी हमारे पास होती है। जीरो सब स्पेस तो हमेशा क्लोज होती है क्योंकि जीरो आप उसमें सीक्वेंस एक ही होता है, जीरो आपके पास एक ही एलिमेंट होता है। आप कोई भी आप सीक्वेंस उसमें लेते हैं तो इट्स अ कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ जीरो जीरो, और वो जीरो को ही कन्वर्ट करता है दोबारा उसी एलिमेंट को, तो वो तो कंप्लीटनेस वहां पे तो कोई इशू नहीं है, इट्स अ ट्रिवियल केस। लेकिन यहां पर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, वी शैल नीड दिस थ्योरम एट द सेवरल ओकेजन्स इन आवर फर्दर वर्क, कि हम देखेंगे कि जो भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है अब उसकी सब स्पेस, अब देखें आप आर स्केयर की कोई फाइनाइट डायमेंशनल, आर स्केयर जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है, इसकी कोई भी सब स्पेस लेंगे वो हमेशा क्लोज होगी। इस तरह आप आर एन की कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल कोई भी सब स्पेस लेंगे आर एन की, आर एन फाइनाइट डायमेंशनल है तो वो क्लोज भी होगी, वो कंप्लीट भी होगी अकॉर्डिंग टू दीज टू थ्योरम्स। हमारे पास ये पिछला थ्योरम जो कंप्लीटनेस के हवाले से है और ये थ्योरम जो क्लोजनेस के हवाले से है। क्या ये बात इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में भी होल्ड करती है? क्या हर सब स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की वो भी क्लोज होती है? इसका आंसर हमें ये फॉलोइंग काउंटर एग्जांपल देती है कि आप x ले लेते हैं स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0-1, और y इसको स्पैन करता है किस तरह के y के एलिमेंट x0, x1, x2 अप टू सो ऑन, वेयर x आपके पास ना xj t ऐसे ले लें कि t पावर j, यानी कि आपके पास कौन सी कलेक्शंस है, इसमें आपके पास पोलिनोमियल्स मौजूद हैं जिसमें इसकी टर्म्स जो है ना कौन कौन सी हैं भला। आप पोलिनोमियल पूरी ड्राइव करें तो इसका जो ये स्पैन करता है जिसको कांस्टेंट्स भी और टी स्क्वायर टी क्यूब, ये सारी की सारी कलेक्शन इस स्पेस को स्पैन करती है कि आप हर तरह की पोलिनोमियल इससे डिफाइन कर सकते हैं। और हम एक एग्जांपल देख चुके हैं कि ये स्पेस जो है वो आपके पास क्या नहीं है, ये क्लोज नहीं है। आप इसमें कॉशी सीक्वेंस ले सकते हैं इस तरह से कि उसकी कुछ जो कॉशी सीक्वेंस इस तरह के उसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं और कुछ फंक्शंस इक्वल टू 1 है। यानी कि जिस तरह आप देखें पिछले लेसन में हम ये एग्जांपल कर चुके हैं कि जहां पर हमने कहा था कि हमारे पास एक्स एम टी, हम एक सीक्वेंस लेते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह का कि एक्स एन
इक्वल टू द एक्स एन टी की इक्वल है और एक्स एन टी की टर्म 0 है इफ आपका n जो है वो इंटू द फॉर्म ऑफ 1/m प्लस 1/2 टाइप है, और इसी तरह इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है इफ आपका n जो है इट इज ग्रेटर देन आपके पास 1/2 प्लस 1/m, ये इससे ग्रेटर है, और आपकी वैल्यू जो है ये लेस देन कहां से है, लेस देन इक्वल टू द 1 इनके लिए। तो हमने ये देखा कि आपके पास अंडर द इंटीग्रल मीट्रिक, आप इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन फाइज के, आप जो है उस मीट्रिक में हम देखते हैं कि आपका ये जो सीक्वेंस है ये कॉशी है लेकिन ये कन्वर्ज नहीं करता इसी स्पेस के अंदर। तो उससे हमने ये कंक्लूड कर लिया था कि आपके पास ये स्पेस जो है वो कंप्लीट नहीं है। आपके पास इस तरह के सीक्वेंसेस बहुत सारे मौजूद हैं, कॉशी सीक्वेंसेस, जो स्पेस में इस पॉइंट को, इसके अंदर के पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करते। तो हिंस वी कंक्लूड दैट कि आपके पास ये जो स्पेस है वो कंप्लीट नहीं है, ना ही ये क्लोज है, कॉशी सीक्वेंस भी नहीं करता, इसी तरह आपका ये सीक्वेंस जो है इस स्पेस के अंदर कन्वर्ज नहीं करता। ये सीक्वेंस इसी के अंदर मौजूद है लेकिन ये इसको कन्वर्ज नहीं करता। तो इससे क्या हम कंक्लूड करते हैं कि आपके पास बहुत सारे हमें ऐसी एग्जांपल मिल जाती हैं जो ये बताती हैं कि इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस जो हैं वो क्लोज नहीं होती। इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की हर सब स्पेस क्लोज नहीं होती, इस तरह इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की हर सब स्पेस जरूरी नहीं है कंप्लीट हो। तो दीज आर द एग्जांपल्स, बट what the nice thing in a finite dimensional space, finite dimensional norm space की हर सब स्पेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। finite dimensional spaces norm spaces itself जो हैं वो भी कंप्लीट होती हैं। finite dimensionals की जो सब स्पेसेस हैं, नॉर्म स्पेसेस की जो सब स्पेसेस हैं वो क्लोज्ड होती हैं, और इसी तरह इन पार्टिकुलर finite dimensional नॉर्म स्पेसेस जो होती हैं वो खुद भी क्लोज होती हैं। यहाँ पे क्लोजनेस और कंप्लीटनेस में आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा। क्लोजनेस से मुराद ये होता है कि आप कोई भी इसमें सीक्वेंस लें वो उसके अंदर कन्वर्ज करे, और कंप्लीटनेस ये कहती है कि कोई भी कॉशी सीक्वेंस लें वो उसमें कन्वर्ज करे। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कॉशीनेस के हवाले से और कंप्लीटनेस के हवाले से, कॉशीनेस के हवाले से और कन्वर्जेंट के हवाले से, जो कि हम बहुत ज्यादा देख चुके हैं रियल एनालिसिस के अंदर। वो हमें बताता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। द सेम थिंग होल्ड इन अ वेक्टर स्पेसेस एंड द नॉर्म स्पेसेस एज वेल एज इन अ मीट्रिक स्पेसेस। ये तमाम चीजें इन स्पेसेस में भी रिजल्ट इस तरह होल्ड करते हैं कि हर कॉशी सीक्वेंस जो है जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो उसी स्पेस में। अगर हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता तो स्पेस कंप्लीट होती। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ना हर कॉशी सीक्वेंस जो होता है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होता है मीट्रिक स्पेस में भी और नॉर्म स्पेसेस में भी। ये बड़े आराम से आप प्रूव या कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस X इज दैट ऑल नॉर्म ऑफ X लीड्स टू द सेम टोपोलॉजी फॉर X। आप इसमें X के ऊपर सेम टोपोलॉजी है वो कंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज द ओपन सबसेट्स ऑफ X आर द सेम regardless the particular choice of a norm of X। X के ऊपर आपने जो नॉर्म डिफाइन किया है उस नॉर्म के तहत आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल में जितने भी आप आल तरह के नाम बनाते हैं वो सारे के सारे आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। यानी कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जो भी आप नाम लें वो सेम टोपोलॉजी होल्ड करते हैं। जो चीज आपके पास एक नॉर्म के तहत आप लेते हैं वो आपको अगर ओपन मिलती है तो दूसरे नाम, आप जो दूसरा नाम लेंगे वो नाम उस नाम के तहत भी वो ओपन होगी। टोपोलॉजी क्या करती है? टोपोलॉजी टॉ इज द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। जो एलिमेंट टॉ को बिलोंग करते हैं वो ओपन होते हैं। हम टॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, टॉ1, टॉ2, टॉ3। आपको पता है कि 5 एक्सिस में मौजूद होना चाहिए। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट लें वो भी दोबारा से ओपन होना चाहिए। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो ये प्रॉपर्टीज आपके पास जो है टोपोलॉजी इंड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे भी आप किसी भी नॉर्म के तहत ओपन सेट लेते हैं तो वो कोई और नाम लें उसके तहत भी वो ओपन है, वो सेम टोपोलॉजी उधर भी जो है वो होल्ड करेगी। और ये हमें एक इम्पोर्टेंस बताती है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में आप कोई भी स्पेस लें उसके ऊपर जितने भी आप नाम डिफाइन करें वो सारे आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट इन द सेंस कि उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा।
Like we shall now discuss about the equivalent norms. Definition क्या है? Equivalent norms किस तरह कि if a norm on a vector space X is said to be equivalent, हम कहते हैं कि आपके पास कोई नॉर्म है, X एक वेक्टर स्पेस है या नॉर्म स्पेस है, हम इसके ऊपर एक नॉर्म डिफाइन कर लेते हैं, ये इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू द नॉर्म 0. ये वाला नॉर्म है, आप नॉर्म 1 कहें या कोई भी नॉर्म दूसरे नॉर्म के इक्विवेलेंट कब होता है? किसी वेक्टर स्पेस में इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b. आपके पास दो पॉजिटिव नंबर जरूर एग्जिस्ट करें सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द x वी मस्ट हैव द a टाइम्स norm of x with norm x naught is less than equal to the norm of x plus b times norm naught of x. ये रिलेशन होल्ड करे तो हम कहते हैं कि हमारा ये जो नॉर्म 0 है और नॉर्म 1 ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि दो नंबर जरूर एग्जिस्ट करके आपके पास रियल नंबर जिनके लिए पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करके कि वो ये बताते हैं कि आप इस तरह से नॉर्म नॉट को और नॉर्म 1 को आपस में इंटरलेट कर सकते हैं. अब आपने देखा कि Rn में हम कितनी तरह के नाम ड्राइव कर सकते हैं, इस हम देख चुके हैं. हमारे पास वहां पे सम नाम है Rn में जो है वो मैक्स नाम भी है, हमारे पास Rn में जो है वो स्क्वायर नाम भी है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच टर्म्स देन टेक इट्स स्क्वायर रूट. इस तरह के बहुत सारे नाम्स हमारे पास हैं. तो आपके पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होती है वहां पर तमाम नाम्स आपस में इक्विवेलेंट होते हैं. This concept is motivated by the following sets. Equivalent norms on X define the same topology for X. आपके पास equivalent norms on X किसी भी सेट पर जो norms equivalent होते हैं they define the same topology for X. वो सेट के ऊपर सेम टोपोलॉजी बनाते हैं कि जो आपके पास एक नॉर्म में ओपन है, एक नॉर्म के तहत ओपन है, वो दूसरे नॉर्म के तहत ओपन है. ओपन से मुराद ओपन डिस्क. अब आप देखिए मुख्तलिफ सेट्स में ओपन डिस्क कहीं पे भी डायमंड बनती है, कहीं पे आपके पास स्क्वायर बनता है, कहीं पे आपके पास जो है वो सर्कल बनता है. तो अगर कोई भी चीज वहां पर ओपन है तो वो दूसरे नाम में भी उसी सेट पे ओपन होगी. ये इक्विवेलेंस की डेफिनेशन क्या है? हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि किसी भी नॉर्म स्पेस के अंदर आप दो नॉर्म कब कहते हैं इक्विवेलेंट हैं कि आपके पास दो पॉजिटिव रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करें सच दैट कि a टाइम्स द नॉर्म x नॉट ऑफ the norm not of x is less than equal to the norm of x is less than and equal to the b times norm not of x. ये आप इसमें किसी भी पोजीशन पर चाहे आप x नाम को यहाँ पे ले लें, x नॉट यहाँ पे ले लें, वो अगेन दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशन इक्विवेलेंट होंगे. यानी कि दोनों नाम आपस में इक्विवेलेंट हैं, आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, x नॉट को और x नाम को. नाउ थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म्स. ये एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है आपके पास नॉर्म के हवाले से कि ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एनी नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर नॉर्म नॉट. आप Rn में जितनी तरह के भी नॉर्म डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे आपस में इक्विवेलेंट होते हैं. Rn के तमाम तरह के नॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट हैं. स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर आप जितनी तरह के भी नाम डिफाइन करते हैं सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं. आर स्क्वायर में जितनी तरह के भी नाम्स डिफाइन करते हैं सारे के सारे आपस में इक्विवेलेंट हैं. हम फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में जितनी तरह के भी नाम डिफाइन करें वो सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं. लेकिन ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होल्ड करती स्पेस ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशनल. इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में एलपी स्पेस में आप दो डिफरेंट तरह के नाम लें, इक्विवेलेंट नहीं आता. इस तरह स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस में हम देख चुके हैं दो तरह के नाम. आपके पास एक मैक्स नाम या सुप नाम है सुप्रीमम लेकर, और एक आप इंटीग्रल से नाम डिफाइन करते हैं. वो दोनों नाम आपस में इक्विवेलेंट नहीं हैं. एक के अंदर कंप्लीटनेस दूसरी में कंप्लीटनेस नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपके पास जिस तरह के भी हमने पीछे एग्जांपल कंस्ट्रक्ट की स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस या पॉलिनोमियल फंक्शंस की, तो वो आपके पास एक नाम के तहत तो कंप्लीट होती है लेकिन इंटीग्रल नाम के तहत वो कंप्लीट आपको नहीं मिलता. तो वहां पर स्ट्रक्चर जो है इक्विवेलेंस का नहीं है, वहां पर आपके पास इक्विवेलेंस की जो टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है वो होल्ड नहीं करता. यहां पर ये आपके पास हमेशा होल्ड करता है कि आप कोई भी एक नॉर्म स्पेस के ऊपर दो डिफरेंट नॉर्म डिफाइन करें तो वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे. यानी कि आपके पास दो स्केलर जरूर एग्जिस्ट करेंगे
पॉजिटिव स्केलर सच दैट कि आप किसी एक को मल्टीप्लाई करें स्केलर से दैट इज लेस देन द सेकंड नॉर्म दैट इज लेस देन द फर्स्ट नॉर्म बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट नॉर्म। वो आप जिस तरह की रिलेशन अभी हम ऊपर देख चुके हैं। अब फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, प्रूफ में हम कहते हैं कि सपोज कि आपके पास एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है जिसकी डायमेंशन कोई नेचुरल नंबर n है और E1 E2 अप टू En बी एनी बेसिस फॉर x है, क्योंकि हम हर नॉर्म स्पेस की बेसिस डिफाइन कर सकते हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं, वो पूरे सेट को स्पैन करती हैं। देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द x हैज ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन। हर एलिमेंट की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप उन बेसिस से सिर्फ उस एलिमेंट को इस तरह से डिफाइन करें और कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि बेसिस के तमाम एलिमेंट आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। देन बाय द लेमा, जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लेमा इसमें प्रूव किया, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर c, एक जरूर c एग्जिस्ट करेगा सच दैट द नॉर्म ऑफ x विल ग्रेटर देन इक्वल टू द c टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा 1 प्लस द मॉड ऑफ अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस द मॉड ऑफ अल्फा n। ये हमें एक c की एग्जिस्टेंस देता है कि आपके पास ये तमाम जो सम है फॉर एवरी चॉइस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये जो इनका आप नॉर्म लें दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द c टाइम्स द नॉर्म ऑफ द मॉड ऑफ अल्फा 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस द मॉड ऑफ अल्फा n। हर एक के लिए आपके पास एक पॉजिटिव नंबर c जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब ये c की एग्जिस्टेंस आपको क्या कहती है? आप यहां से ऑन दी अदर हैंड एक और बात देखें, दिस विल गिव्स अस कि आपका जो x नॉट नॉर्म है ये आपको रिप्रेजेंटेशन देता है दैट इज लेस देन इक्वल टू द j इक्वल टू 1 टू n द मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा j e j ऑफ नॉट। व्हाट इज दिस? हर x जो है वो आपके पास इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है, और जब आप इस पे ना अप्लाई करते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ नॉर्म तो हर एक एलिमेंट लेस देन इक्वल टू हो जाएगा इससे, और आपका जो सम है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। और m2 अप्लाई करें तो आप अल्फा j हर एक से कॉमन बाय भी ले सकते हैं, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई। अब हमें ये सम आपके पास एग्जिस्ट करता है, हर अल्फा j आपके पास क्या है, यहाँ पे हर एक के लिए अल्फा j's एग्जिस्ट करते हैं, कोई फाइनाइट नंबर्स हैं, तो फाइनाइट नंबर का सम भी आपके पास फाइनाइट होता है। तो लेट अस से दैट कि आपके पास इन सब का सम जो है वो कोई नंबर k है, उससे हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर है, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। और k यहाँ पे क्या है, वी से दैट e नॉट आपके पास क्या है, दीज आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इन सब में का आप जब मैक्स लें अंडर दिस नॉर्म तो आपके पास एक नंबर k आ जाता है। वो नंबर k अगर हम यहाँ पे इम्पोज कर लें तो वी कंक्लूड दैट कि आपके पास x नॉट नॉर्म जो है, ये नॉर्म नॉट x जो आप लेते हैं दैट इज लेस देन इक्वल टू द k टाइम्स समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n अल्फा j। टुगेदर हम करें अपनी इस इक्वेशन को तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके साथ a को भी मल्टीप्लाई कर दें तो वी कंक्लूड यहाँ पे दूसरी सूरत अगर हम ये कहें कि आपके पास ये k है, अगर हम k को दोनों तरफ डिवाइड भी करें और a को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे a आ जाएगा और a ओवर k से कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास a ओवर k आ जाएगा। तो वी कंक्लूड दैट कि आपके पास जो यहाँ पे एलिमेंट है इट्स बिकम्स a टाइम्स द एब्सोल्यूट ऑफ द नॉर्म। टुगेदर करें हम इन इक्वेशंस को तो हम क्या ऑब्टेन करते हैं, a टाइम्स नॉर्म नॉट ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x। नॉर्म ऑफ x आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज ग्रेटर देन c, और ये समेशन है आपके पास सम है, ये वही सम है जो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। वन कैन से दैट इट्स लेस देन द k टाइम्स आपके पास क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं अपने इसी रिजल्ट को यूज करके कि दैट इज द लेस देन एंड इक्वल टू द c टाइम्स, यही समेशन आपके पास समेशन फ्रॉम द j इक्वल टू 1 टू n अल्फा j, ये आपके पास ये फॉर्म बन जाती है अल्फा j के लिए। और इससे आप कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर आप c को साथ डिवाइड करें तो वी कैन ऑब्टेन कि आपके पास c ओवर k टाइम्स, यानी कि अगर आप कहें a इज इक्वल टू c ओवर k वेयर इट इज पॉजिटिव, देन a टाइम्स
नॉर्म नॉट ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स, ये आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपके पास दैट विल जो है ना, यहां से देखें तो विच इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आया था, नॉर्म ऑफ एक्स। प्रीवियस स्टेप को अगर आप साथ मैच करें तो वन कैन से दैट इज लेस देन आपके पास आ जाएगा। अगर हम इनको इकट्ठा कंक्लूड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स से लेस है, दैट इज लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स। अगर हम इस दोनों को इंडिविजुअल देखें, अब यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो हम कह सकते हैं प्रीवियस रिजल्ट हमें ये बताता है कि c टाइम्स समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा j इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x, वेयर एज अब दोनों को हम गठा कंबाइन करने के लिए जस्ट नीड टू डिवाइड द k ऑन बोथ साइड्स इस इक्वेशन के, और अगर हम टुगेदर करते हैं तो हमारे पास a टाइम्स नॉर्म ऑफ x नॉट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x हो जाता है। और now on the other hand this equation 3 is obtained by interchanging the cross roll of this by this in preceding arguments। अगर हम इसी इक्वेशन को दोबारा से इंटरचेंज करें तो हम एक और रिलेशन भी इसमें ऑब्टेन कर लेते हैं बड़े आराम से। वो क्या कि this norm is less than equal to some b times the norm not of x। हमारे पास ये कंक्लूजन भी जस्ट इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ दीज टू नॉर्म्स, इनको इंटरचेंज करके जो सेम हम स्टेप अप्लाई करें जिस तरह के हमने ये इम्प्लॉय किए हैं, तो इससे हम कंक्लूड कर लेते हैं कि आपके पास जो है, आपके पास इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो a और b जरूर एग्जिस्ट कर गए हैं, जिनके लिए क्या है कि आपके पास a टाइम्स द नॉर्म ऑफ x नॉट इज लेस देन इक्वल टू the norm of x plus that is less than and equal to the b times norm of x not। so this will give us the thing that कि आपके ये जो दोनों नॉर्म हैं ये इक्विवेलेंट हैं उस स्पेस x के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे we are taking arbitrary x so its hold for all x belongs to the norm space x। नॉर्म स्पेस x के हर एलिमेंट के लिए ये ऑर्डर होल्ड करता है। इससे ये हमारे पास बाय डेफिनेशन वी कंक्लूड दैट कि आपके ये जो दोनों नॉर्म हैं ये इक्विवेलेंट हैं। तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में आप जो भी नॉर्म लेते हैं सारे के सारे आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देते हैं। दिस थ्योरम इज ऑफ कंसिडरेबल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। फॉर इंस्टेंस इट implies that convergence or divergence of a sequence in a finite dimensional vector spaces does not depend on the particular choice of norm on that space। कि आपके पास finite dimensional space में convergence या dimension जो है वो डिपेंड नहीं करती particular choice पर। आपका अगर एक नाम के तहत वो कन्वर्ज है तो दूसरे नाम के तहत भी कन्वर्ज करेगा, एक नाम के तहत अगर वो स्पेस कंप्लीट है तो दूसरे नाम के तहत भी वो स्पेस लाजमी कंप्लीट होगी, उसी वही स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। अगर एक नाम के तहत वो कंप्लीट है तो दूसरे नाम के तहत भी कंप्लीट है। टोपोलॉजी वाइज स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस कर आप जितने तरह के मर्जी है नाम डिफाइन करें, अगर वो नाम की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो नाम के अंदर आप जो भी क्लोजनेस ओपननेस लेते हैं, जो भी उसमें कंप्लीटनेस लेते हैं, वो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग सेम रखती है। कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ सबस्पेसेस ऑफ L infinity and L2 which are not closed। हमने ऐसे कॉशी सीक्वेंसेस ले लें या ऐसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लें जो कि क्लोज नहीं हैं, तो आप बहुत सारे सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं 100 फॉर्म में, जो कि आपके पास दोबारा उसके अंदर कन्वर्ज नहीं करते। तो कोई भी सीक्वेंस आप लें वो दोबारा उसी पॉइंट को कन्वर्ज ना करे उसके अंदर, तो हम कहते हैं वो क्लोज नहीं है। यानी कि L1 L2 का आप क्लियर लें तो L2 के इक्वल नहीं आता हमेशा, इस वजह से ये क्लोज नहीं है। हम इस तरह के जो है पहली एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी सीक्वेंस लें इन स्पेस के अंदर, ऐसे काउंटर एग्जांपल शो करने की जरूरत है कि वो दोबारा उसके अंदर कन्वर्ज ना करें। तो L2 और L infinity के अंदर बहुत सारे इस तरह की हमारे पास एग्जांपल हमें मिल जाती हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ C इन फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने ड्राइव की, यानी कि व्हाट इज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव C, हर लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास वेक्टर्स के लिए आपके पास एक इक्वेशन होल्ड करती है कि आपको एक C मिल जाता है। तो बताएं वो C पॉसिबल C क्या होगा। इफ x इक्वल टू द r स्क्वायर
ऑल्सो इफ x इक्वल टू द आर क्यूब, और आपके पास ना एलिमेंट क्या है, x1 जो है वो 1 0 है, x2 जो है वो 0 1 है, या R3 के एलिमेंट ले लें। एक के लिए हम स्टडी कर लेते हैं कि आपकी ये इक्वेशन फॉर एवरी अल्फा के लिए, जो कि हम पहले आते हैं लेमा नंबर 1 जो हमने प्रूव किया, ये उससे कंसर्न है कि सी की क्या वैल्यू आपके पास होगी अगर आपके पास x जो है ना वो 1 0 और 0 1 है अल्फा की चॉइस के लिए। तो आपके पास यहां पर देखें, हम इसका अगर प्रूफ यहां पे इसमें स्टडी कर लेते हैं कि x1 हमारे पास क्या है, x1 इज इक्वल टू द 1 0, और इसी तरह x2 हमें गिवन है दैट इज द 0 1। अब रिजल्ट हमारे पास क्या है कि फॉर एवरी अल्फा 1 अल्फा 2 हमारे पास अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2, इनका अगर हम नाम लें तो वो हमेशा क्या होता है, उसके लिए आपके पास देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव सी, जरूर एग्जिस्ट करती है, सच दैट कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द सी टाइम्स एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा 1 प्लस द एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा 2। अब आप यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि अगर हम x1 को ये कंसिडर करें, x2 को ये, तो हमारे पास क्या होगा, दी नॉर्म 1 ऑफ 1 0 प्लस यहाँ पे भी अल्फा 2 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा 0 1, दैट इज ग्रेटर देन द c टाइम्स, यहाँ पे आपके पास वही है अल्फा 1 एब्सोल्यूट प्लस अल्फा 2 एब्सोल्यूट ये। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, वी कंक्लूड कि हमारे पास यहां पे आ जाता है आफ्टर द सम वी कैन से दैट इट्स अल्फा 1 ओ अल्फा 2, ये एक आपके पास आर स्क्वायर का एलिमेंट आपको मिल जाता है। सी टाइम्स यहाँ पे आपके पास क्या है, दी अल्फा 1 मॉड प्लस दी अल्फा 2 मॉड। अब सी की हमने पॉजिटिव चॉइस देखनी है, अब हम नॉर्म डिफाइन करके देखते हैं। अब आर स्क्वायर के अंदर हमारे पास बहुत सी तरह के नाम हैं। सपोज दैट कि हमारा नाम जो है वो इस तरह किया है L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर रूट, ये हमारे पास नाम की वैल्यू है, दैट इज लेस देन इक्वल टू द सी टाइम्स द अल्फा 1 प्लस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा 2, जिसमें हमारे पास ये सम जो है ना इसको हम कह देते हैं से सम s, ये कोई s के इक्वल है तो c टाइम्स आपके पास s आ जाएगा, वेयर s इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहां पर इसको डिवाइड भी कर दें तो वी कंक्लूड दैट के अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर, जो भी आपने अल्फाज लिए हैं उनके नीचे आपके पास डिवाइडेड बाय s, यानी कि दी अल्फा 1 एब्सोल्यूट प्लस अल्फा 2 एब्सोल्यूट दैट इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू द c आपके पास मिल जाएगा, जिसमें ये स्केलर हैं और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू द 0 है, चूंकि ऐसा आपके पास नॉन जीरो इस रिजल्ट में है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c की व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ c, चूंकि हमारे पास ये गिवन होता है कि c हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो c की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, largest possible value of the c we must need to take at the equal that alpha 1 square plus the alpha 2 square square root over the mod value of alpha 1 plus the mod value of alpha 2। what we are taking alpha 1 alpha 2 जो भी आप लें उस हर एक के लिए आपके पास लार्जेस्ट c जो आपको मिलेगा, the largest c is of the form this, हर एक के लिए हमें एक लार्जेस्ट c इस तरह का मिल जाएगा। अब सेकंड रिजल्ट की तरफ अगर हम आए तो उसमें आर क्यूब के अंदर भी हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वन कैन से दैट कि जो सी की लार्जेस्ट वैल्यू होगी अंडर दिस नाम दैट इज द अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर द नॉर्म ऑफ द मॉड ऑफ अल्फा 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा 2 प्लस मॉड ऑफ अल्फा 3। सेम स्टेप्स जिस तरह हमने आर स्क्वायर में किए उस तरह आप यही वैल्यू सी की भी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। शो दैट द इक्विवेलेंट नॉर्म ऑन ए वेक्टर स्पेस x इंड्यूस द सेम टोपोलॉजी फॉर x, कि हर x जो है वो सेम टोपोलॉजी इंड्यूस करते हैं। आप किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर दो नाम लें, कन्वर्जेंस ले लें, जो एक नाम के तहत कन्वर्ज करता है वो दूसरे नाम के तहत भी कन्वर्ज करता है। इक्विवेलेंट का रिलेशन क्या है कि उसके लिए b एग्जिस्ट करेगा
आपके पास या सी ए और बी एग्जिस्ट करेंगे, आप उनको डिवाइड करके एक की कन्वर्जेंस से दूसरी कन्वर्जेंस को बआसानी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास के दो नाम हैं आर इक्विवेलेंट इन नाम स्पेस, शो दैट कॉशी सीक्वेंस ऑफ दीज आर द सेम, कि दोनों नाम स्पेसेस में आपके पास जो एक में कॉशी है वो दूसरे में भी कॉशी होगा। इट्स अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास सपोज के आपके पास एक सीक्वेंस है xn स्पेस x में, वो एक इस नाम के तहत कॉशी है। xn आपके पास सीक्वेंस हम ले लेते हैं, इट्स अ सीक्वेंस इन x सच दैट कि ये आपके पास xn कॉशी सीक्वेंस है इसमें इस नाम के तहत। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास xn माइनस xm mod is less than epsilon. For every epsilon positive there exists a natural number such that के n m are greater than such natural number n, ये आपके पास होल्ड करेगा अंडर दिस नाम। अब हमें पता है जब दो नाम इक्विवेलेंट होते हैं तो आपके पास नाम के लिए ये रिलेशन तो है ही है कि इस नाम के लिए आपके पास जरूर एक एलिमेंट b एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि आप यहां पर कह सकते हैं कि ये वाला नाम आपका जो है अंडर दिस नाम इससे ये लेस है, क्योंकि नाम इक्विवेलेंट है तो उनके दरमियान एक आपके पास अल्फा ए और बी जरूर एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के। तो सपोज कि आपके पास एक बी एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ व्हाट अबाउट द कॉशीनेस इन दिस, आप यहां पर xn माइनस xm लेते हैं इसके तहत, दैट इज हमेशा लेस देन क्या होगा, द b टाइम्स xn माइनस xm इन द अदर नॉर्म, और ये नॉर्म क्या है आपके पास, दैट इज लेस देन द b टाइम्स एप्सिलॉन। तो इससे हमें क्या मिल जाती है, द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्म नॉट इन दैट स्पेस। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि आपका ये सीक्वेंस भी कॉशी है अंडर द सेकंड नॉर्म। इसके बाद आपके पास ये लास्ट रिजल्ट है, इफ द टू नॉर्म्स ऑन ए वेक्टर स्पेस x आर इक्विवेलेंट देन their convergence goes to the zero implies the second one also converges to the zero and vice versa। इस रिजल्ट को भी आप इन्हीं आर्गुमेंट्स को अप्लाई करके बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हैं। इस रिजल्ट में हम कन्वर्जेंस से रिलेटेड देखा प्रॉब्लम नंबर 5 में कि आपके पास किस तरह से रिजल्ट जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं। अब ओवरऑल आज के लेसन में हमने फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस को देखा कि हाउ दे आर नाइस देन इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, कि आपके पास यहाँ पे यूनिक रिप्रेजेंटेशन भी है कन्वर्जेंस से रिलेटेड, यहाँ पर आपके पास क्लोजनेस भी है, कंप्लीटनेस भी है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जो है वो कंप्लीट होती है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस इज क्लोज्ड। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में आप जितने भी नाम डिफाइन करते हैं किसी स्पेस पर वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, सारों की सेम टोपोलॉजी है। इस तरह की चीज जो है वो आपके पास इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में होल्ड नहीं करती। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम बाकी जो है कुछ इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।